हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 29th क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड में भी हमारा कंपनी लॉ चल रहा है, तो कंपनी लॉ की 14th क्लास है एंड आई थिंक सेकंड लास्ट क्लास है। आ जाइए जी। हम लोगों को स्टार्ट करना है मीटिंग से, राइट। डायरेक्टर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें स्टार्ट करना है मीटिंग से। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे जनरल मीटिंग्स के बारे में। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी में कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया जाता है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर मेंबर्स की मीटिंग में लिया जाता है जिसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, मतलब मीटिंग ऑफ मेंबर्स कह सकते हैं हम इसे। अब जी देखिए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरे साल डायरेक्टर्स हमारे काम करते रहते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी को डायरेक्ट करते रहते हैं पूरे साल, राइट। मतलब मेंबर्स की डे टू डे बेसिस पर इंटरफेरेंस नहीं होती कंपनी के अंदर। लेकिन जी डायरेक्टर्स पूरे साल क्या काम कर रहे हैं, क्या एज पर एक्सपेक्टेशन वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या उन लोगों ने अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑनेस्टली फुलफिल करी है, नहीं करी है, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए मेंबर्स को जवाब तो देना पड़ता है। तो जी इसलिए एक स्ट्रक्चर रखा गया कि भैया डायरेक्टर्स की पूरी वर्किंग को देखने के लिए प्लस पूरे साल की कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हर साल मेंबर की एक मीटिंग तो बुलाई ही जाएगी। जो वो हर साल एक मीटिंग फिक्स्ड है, कंपलसरी है, उसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उसे क्या बोलते हैं? एनुअल। एनुअल का मतलब ईयरली बेसिस पर, तो एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। इस मीटिंग के जब नोटिस मीटिंग का भेजा जाता है मेंबर्स को, तो उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि भैया दिस मीटिंग इज़ एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तो बाकायदा नोटिस में लिखा जाएगा दिस इज़ द नोटिस फॉर द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर फिफ्थ है तो उसमें फिफ्थ एनुअल जनरल मीटिंग लिखा जाएगा, 10th है तो उसमें 10th एनुअल जनरल मीटिंग लिखा जाएगा, राइट। तो कुल मिला के नोटिस ही बताता है कि एक्चुअल में ये एनुअल जनरल मीटिंग है या अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग है। भाई एनुअल जनरल मीटिंग के लिए तो कुछ रूल्स दे रखे हैं कंपनी लॉ में कि आप जी इतने टाइम के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग करोगे ही करोगे। तो मान के चलते हैं 30 सितंबर को कंपनी हर साल अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है। पहली करी 30 सितंबर 2019 में, फिर करी जी 30 सितंबर 2020, राइट। ये तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग हो गई। एनुअल जनरल मीटिंग का मेन मोटिव क्या है कि भैया डायरेक्टर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ कैसे पता चलेगा। मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, मेंबर्स की मीटिंग में सारी परफॉर्मेंस दी जाएगी, डायरेक्टर्स अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि पूरे साल कंपनी ने क्या किया, कैसा काम किया, क्या परफॉर्मेंस रही, राइट। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है ना कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़े। कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, कुछ ऐसा मैटर है जिसको इमीडिएटली रिजॉल्व करवाना ज़रूरी है। मतलब हम मान के चलो ऐसी कोई इवेंट आती है 1 जनवरी 2020 को। अब जी 30 सितंबर तक तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स है ना। तो पॉसिबल है कि उस मैटर को 9 मंथ्स तक रोक के ना रखा जा सके, इमीडिएटली उस मैटर को रिजॉल्व करवाना ज़रूरी है कंपनी के लिए। तो बीच में ही कंपनी मेंबर्स की मीटिंग बुलाए, ठीक है। तो ये मीटिंग ऑफ मेंबर्स विच इज़ अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, इसको हम बोलते हैं ईजीएम। ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोला गया? क्योंकि अदर देन एजीएम है। एजीएम का मतलब नॉर्मल
जनरल मीटिंग, जो हर साल एक होनी है। लेकिन उसके अलावा अगर साल में कोई मीटिंग बुलाई जाए मेंबर्स की तो उसे क्या बोलते हैं, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है जी। अब जी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई भी मैटर रिजोल्व होगा या फिर जनरल मीटिंग में। ठीक है, अगर एजीएम के आसपास कोई मैटर आ रहा है सामने तो एजीएम में रिजोल्व कर लेंगे, लेकिन अभी एजीएम दूर है, मैटर को अभी रिजोल्व करना जरूरी है, तो जो मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की उसे क्या बोलेंगे, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मीन्स एवरी मीटिंग ऑफ मेंबर्स अदर देन एजीएम शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, उसके अलावा भी अगर मान के चलो सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जा रही है, सिर्फ डिपॉजिट होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टेक होल्डर। आई एम नॉट सेइंग शेयर होल्डर, आई एम सेइंग स्टेक होल्डर। मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टेक होल्डर, जैसे कि मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। जहाँ मैं कहूँगा मीटिंग ऑफ मेंबर्स, जहाँ मैं कहूँगा क्लास मीटिंग ओनली तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या फिर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टेक होल्डर की मीटिंग होती है तो उसे बोलते हैं क्लास मीटिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाइए जी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग। अब देखिए कंपनी में कोई भी मैटर रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले तो डायरेक्टर्स को ही बैठकर उसके ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी। जब डायरेक्टर्स उस चीज़ से सहमत होंगे तभी वो मेंबर्स की अप्रूवल लेंगे। दोबारा से एक बार देखिए, कुछ ऐसे मैटर्स हैं विच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय डायरेक्टर्स, which can be resolved by directors। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल डायरेक्टर की कोई पावर नहीं है जब तक उसे कोई पावर स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलके डेलीगेट ना की हो। जैसे मान के चलो कंपनी में 5 डायरेक्टर है, ABCDE, तो हम कहेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, शॉर्ट में BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये कंपनी को डायरेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल डायरेक्टर कंपनी को डायरेक्ट नहीं करता। अगर हम कहें जी मिस्टर A कंपनी के डायरेक्टर है, क्या वो इंडिविजुअली कोई काम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं है जब तक ये पूरा बोर्ड मिलकर इनको कोई पर्टिकुलर पावर ना दे। मान के चलिए कंपनी ने एक बड़ी सी यूनिट परचेज करनी है अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी, मतलब एक फैक्ट्री परचेज करनी है, राइट। तो जी फैक्ट्री परचेज करनी है नहीं करनी है, ये जो डिसीजन है कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। अब जी उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रोसीजरल वर्क है, जैसे कि पेपर्स बनवाने हैं, ROC के पास, मतलब ROC को भी इंटीमेट करना होता है अगर चार्ज क्रिएट करवाना है तो, या फिर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने हैं, तो वो सारे काम करने के लिए हो सकता है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये मिलकर पावर किसको डेलीगेट कर दे? मिस्टर A को, कि ठीक है जी मिस्टर A विल हैंडल दिस वर्क, राइट। फिर तो मिस्टर A ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी हैंडल कर सकता है उस वर्क को। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पावर किसी डायरेक्टर को डेलीगेट नहीं की हुई बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो इंडिविजुअल डायरेक्टर की कोई पावर नहीं है। पावर किसकी है? डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, राइट। तो कैन बी रिजॉल्व बाय डायरेक्टर्स का मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में भी ना आपको मैं बता देता हूँ, अभी वैसे इतना डीपली आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाएंगे ही, राइट। तो डायरेक्टर्स की भी जब हम बात करते हैं तो कुछ तो ऐसे मैटर्स होते हैं विच कैन बी रिजॉल्व ओनली एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनली एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनली एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या मतलब है? कहता है जी सारे डायरेक्टर्स मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, बाकायदा बैठेंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे, फिर उसे रिजॉल्व करेंगे। सारे डायरेक्टर्स मिलेंगे, बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर उसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। बट कुछ ऐसे लाइट से मैटर्स होते हैं जिनके लिए सारे डायरेक्टर्स का मिलना जरूरी नहीं है, तो विच कैन बी रिजॉल्व बाय सर्कुलेशन।
सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि मैटर की एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी सारे डायरेक्टर्स को सेंड कर दी जाएगी, लेट से ईमेल कर दी गई या फिर बाय पोस्ट मेल कर दी गई, राइट। और डायरेक्टर्स अपने अपने घर बैठकर उस मैटर को पढ़ेंगे और अपने घर बैठे बैठे ही कंपनी को जवाब दे देंगे कि हमारी तरफ से हाँ है या ना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं बाय सर्कुलेशन, जहाँ मिलने की ज़रूरत नहीं है। भैया आपको मैटर बता दिया गया है, आप अब जहाँ भी बैठे हो बैठे बैठे अपना डिसीजन दे दीजिए सोच कर समझ कर, तो आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के हम जब मैटर इस तरह से सॉल्व होता है तो हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय सर्कुलेशन। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए कंपनी लोगों ने कहा बेटा मिल के बैठ कर डिस्कशन करने के बाद ही उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, बाय सर्कुलेशन उसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। अब जी मैटर्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय डायरेक्टर्स, फिर हमने कहा जी कुछ ऐसे मैटर्स है विच कैन बी रिजॉल्व ओनली बाय द मेंबर्स, मतलब फॉर विच द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। अब जो जिस मैटर के लिए अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, कहने का मतलब जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वो मैटर भी तो पहले डायरेक्टर्स ही रिजॉल्व करेंगे। ये थोड़ी ना डायरेक्ट जनरल मीटिंग बुला ली जाएगी, पहले डायरेक्टर्स देखेंगे उस मैटर को भी कि भैया हाँ ये मैटर रिजॉल्व करने लायक है या नहीं है, या इस मैटर के लिए कंसेंट चाहिए हमें मेंबर्स की। तो पहले तो डिस्कशन कौन करेंगे, डायरेक्टर्स ही करेंगे ना। इसका मतलब जहाँ भी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी वहाँ पर भी। तो यहाँ पर बेसिकली दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप इज मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहले ये रिजॉल्व करेंगे मैटर और फिर ये बुलाएंगे मेंबर्स की मीटिंग। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, मीटिंग ऑफ मेंबर्स। जबकि यहाँ पर हमारे पास कहता है कुछ ऐसे मैटर्स है जो कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेप है, वो क्या है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर्स की मीटिंग कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। अब कंपनी लोग कहता है कि भैया जब आप डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मीन्स दैट बॉडी हु इज़ गोइंग टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रेगुलरली मीट करने चाहिए ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल मीट रेगुलरली। जब वो साथ में बैठेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तभी तो वो कंपनी को प्रॉपरली डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जी कम से कम कुछ तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की, कम से कम साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग्स, डायरेक्टर्स की साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग्स। कुछ कंपनीज है जिनको एग्जम्प्ट किया गया 4 मीटिंग के लिए, लेकिन आपको क्या याद रखना है, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स, ठीक है। आज ये प्रोविजन देखते हैं, सेक्शन हमारा कौन सा है, सेक्शन 173 मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन के बाद सबसे पहली जो मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसी में डिसाइड किया जाएगा कंपनी की सारी वर्किंग के बारे में, कैसे काम शुरू करना है, क्या काम शुरू करना है, सब चीज़ उसी में डिसाइड किया जाएगा। जिन जिन लोगों ने MOA पे सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर लिखा कि हम इतने इतने शेयर्स लेंगे, उन लोगों से पैसे लिए जाएंगे उसी मीटिंग में, उन लोगों को शेयर्स दिए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे, राइट। तो सारा काम क्या होगा, फर्स्ट मीटिंग में ही होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो ये फर्स्ट मीटिंग के केस में कहा गया कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो, इनकॉर्पोरेशन के विदिन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विदिन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है जी। चलिए जी, मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कहा गया जी, देखिए मिनिमम कम से कम 4, मैंने वहाँ बताया ना एटलीस्ट 4 मीटिंग्स, ठीक है। मैक्सिमम 2 मीटिंग्स के बीच में कितना गैप हो सकता है, 120 डेज का। ये गैप क्यों रखा गया कि मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, ये क्यों बताया कंपनी लोगों ने, मैंने आपको बता दिया उसका रीज़न कि शुड मीट रेगुलरली। तो पहली ऐसा ना हो ना कि एक मीटिंग तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, या मतलब यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग कर ली 1 अप्रैल को, दूसरी मीटिंग कर ली मतलब 31 मार्च, फिर जी उठा के कर ली सीधा लेट्स से
30th ऑफ सितंबर, अगली कर ली 1st ऑफ अक्टूबर, और फिर अगली 31st ऑफ मार्च। तो ये तो मोटिव सोल्व नहीं कर रहा ना हमारा, ये तो सिर्फ लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि हाँ जी देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 मीटिंग हो चुकी है जी। ये तो कोई मोटिव सोल्व नहीं कर रहा ना हमारा। मोटिव क्या है मेन, कि रेगुलरली मीट करे, कि भैया हाँ यहाँ पर मीट करे और बीच में जो डिफरेंस है दैट शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। फिर दोबारा अगली मीटिंग रखे और जो बीच में डिफरेंस है दैट शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। फिर दोबारा मीटिंग रखे। तो रेगुलरली मीट करने चाहिए, राइट। हाँ जी, इन एडिशन टू द फर्स्ट मीटिंग टू बी हेल्ड विद इन 30 डेज। इन एडिशन लिखा हुआ है, पहली मीटिंग जो होगी उसके अलावा देयर शैल बी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग इन एवरी ईयर। हर साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग और होगी। नॉट मोर देन 120 डेज शैल इंटरवेन बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव मीटिंग्स। तो 2 मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, 120 डेज का। मेन मोटिव क्या है कि रेगुलरली मीट करते रहे, ठीक है। यहाँ पर ईयर का मतलब क्या है, मैंने एग्जांपल में तो चलो फाइनेंशियल ईयर ले लिया, लेकिन यहाँ पर ईयर का मतलब क्या है, कैलेंडर ईयर। ईयर का मतलब क्या है, कैलेंडर ईयर, मतलब 1 ऑफ जैन से लेकर 31 ऑफ दिसंबर तक, ठीक। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स मे बी बाय फिजिकल प्रेजेंस, मतलब फिजिकली प्रेजेंट है डायरेक्टर तो भी माना जाएगा कि हाँ भैया डायरेक्टर प्रेजेंट है। अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता तो भैया आजकल तो आईटी का ज़माना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो डायरेक्टर मे बी प्रेजेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन पर्सन का मतलब फिजिकल प्रेजेंस। अगर फिजिकल प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है। बस इतना याद रखिए कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर रहा है या ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेबल। वो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए, राइट, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डिंग and recognizing the participants of the directors and of recording and storing the proceedings of such meeting along with date and time। तो कुल मिला के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए कि हाँ भैया ये मीटिंग इस दिन हुई थी, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई फिजिकली प्रेजेंट थे, मिस्टर ए मिस्टर बी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, और देखिए जी ये इनकी रिकॉर्डिंग है इस डेट की, और आप क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मिस्टर ए को भी, क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मिस्टर बी को भी, ठीक है। तो कुल मिला के फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकता है डायरेक्टर और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकता है। आ जाइए जी, अब ये जो रूल था ये तो था नॉर्मल कंपनी के लिए, मतलब हर कंपनी के लिए। कहता कुछ जो छोटी कंपनीज है जैसे कि 1 पर्सन कंपनी है जहाँ एक ही मेंबर होता है, राइट, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, इनएक्टिव कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, विच मतलब इज़ अ स्टार्टअप। प्राइवेट कंपनी कौन सी, ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप, ठीक है। तो इन कंपनीज के केस में कहता है जी 4 मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन कंपनीज केस में क्या कहा, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो मतलब साल में 2 मीटिंग रहेगी ना, एक इस हाफ में एक इस हाफ में, तो 4 मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई 2 से काम चलेगा, एक तो 1 जैन से लेकर यहाँ तक कर लीजिए, जून बैठेगा ना, और एक 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो एक मीटिंग यहाँ पर होगी, दूसरी मीटिंग हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। हाँ इतना याद रखिए 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए, कम से कम 90 डेज़ का। इन 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम कितना गैप होना चाहिए, 90 डेज़ का। अगेन लॉजिक वही है कि भैया 2 मीटिंग ऐसा ना हो ना, एक 30 जून को कर ली, अगली 1 जुलाई को कर ली, और पूरे साल फिर कोई मीटिंग ही नहीं, राइट। भाई कुछ टाइम बाद मिलते रहे, रेगुलरली मीट करते रहे, कंपनी का देखते रहे, वर्किंग कंपनी को प्रॉपर डायरेक्ट करते रहे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी कहा गया कि दोनों मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 डेज़ का गैप होना चाहिए, ठीक है जी। अगर कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो हमने पढ़ा कि जी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 पर्सन कंपनी में तो सिर्फ 1 डायरेक्टर से भी काम चल सकता है। तो भैया 1 पर्सन कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, अब वो एक डायरेक्टर बेचारा क्या तो मिलेगा अपने आप से, क्या मीटिंग करेगा।
कहता है उसके केस में मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ पर एक ही डायरेक्टर है वहाँ पर मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अपने आप से थोड़ा ना मीटिंग करेगा वो। तो जी आपको याद क्या रखना है, पहली बोर्ड मीटिंग कितने टाइम के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर आपको क्या याद रखना है, नॉर्मल केस में मिनिमम कितनी मीटिंग होनी चाहिए एक साल में, कम से कम 4 साल में। साल का मतलब यहाँ पर कैलेंडर ईयर, कम से कम 4 एक साल में मीटिंग होनी चाहिए। साल का मतलब यहाँ पर कैलेंडर ईयर। 2 मीटिंग्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कहता है नॉट लेस देन 120 डेज। बंदा फिजिकली भी मीटिंग अटेंड कर सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या अदर ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। बस इतना याद रखना है कि भैया उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए डेट वाइज। ठीक है, जहाँ पर उस रिकॉर्डिंग में उस डायरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जा सके। फिर जी हमने कहा 1 पर्सन कंपनी केस में, स्मॉल कंपनीज केस में, डोरमेंट कंपनीज के केस में या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनीज विच आर स्टार्टअप, उनके केस के अंदर कहता है जी 4 मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाफ कैलेंडर ईयर में 1 मीटिंग हो जाए दैट विल बी सफिशिएंट। तो मतलब पूरे साल में 2 मीटिंग विल बी सफिशिएंट। 2 मीटिंग्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 90 डेज का गैप होना चाहिए। जहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है 1 पर्सन कंपनी के इसमें कहता है वहाँ पर मीटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब प्रोविजंस जो है इस सेक्शन के दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी के इसमें, सेक्शन 8 कंपनी आपको याद है ना, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या है हमारे पास, कहता है जी वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी के इसमें ये जो 6 मीटिंग लिखी हुई ना, ये 6 मंथ्स लिखने थे मुझे। सेक्शन 8 कंपनी केस में कहा कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। यहाँ पर हाफ ईयर नहीं लिखा हुआ कि हाफ ईयर में 1 मीटिंग होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया 6 कैलेंडर मंथ्स के अंदर अंदर 1 मीटिंग जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब 1 मीटिंग आपने कर ली है लेट्स से अप्रैल में, तो जी अगले 6 मंथ्स में दूसरी मीटिंग जरूर होनी चाहिए। फिर जो दूसरी मीटिंग होगी उसके बाद अगले 6 मंथ्स में तीसरी मीटिंग जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाफ कैलेंडर ईयर नहीं देखना है आपको, यहाँ पर क्या देखना है, 6 मंथ्स। हर 6 मंथ्स में 1 मीटिंग जरूर होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है जी, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जी, कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ मीटिंग वैलिड, दैट इज कोरम। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ मीटिंग वैलिड। ठीक है, मान के चलिए कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं और 2 डायरेक्टर्स बैठ के मीटिंग कर ले और किसी मैटर को रिजॉल्व कर ले। भैया बाकी 8 की तो आपने कंसेंट ली नहीं, सिर्फ 2 डायरेक्टर्स ने बैठ के अपने आप में फैसला कर दिया, कहता भैया वो मीटिंग वैलिड नहीं है। तो इसलिए कंपनी लॉ ने बता दिया लीगली कि कम से कम कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। तो कंपनी लॉ ने क्या कहा, सेक्शन 174 ने क्या कहा, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। देखिए जी, अगर मान के चलते हैं कंपनी में हैं 10 डायरेक्टर्स, तो 1/3 ऑफ 10 कितना बैठा, कहता है जी 3.33, मतलब ऊपर वाला नंबर लेना पड़ेगा। अगर 3 ले लेंगे तो 1/3 से कम हो गया, तो ऊपर वाला नंबर लेना पड़ेगा हमें, तो जी 4 और 2 विच एवर इज हायर। हायर कौन है इन दोनों में से, 4। तो कोरम क्या हो गया इस केस में, कम से कम 4 डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे फिजिकल प्रेजेंट हो या बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अगर मान के चलो कंपनी में 8 डायरेक्टर्स है, तो 8 का 1/3 कितना हो गया, 2.66 और 2 विच एवर इज हायर। तो जी यहाँ पर 3 और 2 विच एवर इज हायर, तो 3 क्या हो गया, कोरम। अगर 7 डायरेक्टर्स हो, अगेन 1/3 ऑफ
7 इज इक्वल टू 2.33 और 2, तो यहाँ पर 3 और 2 विच एवर इज हायर, तो 3 कोरम हो गया। अगर मान के चलो 5 डायरेक्टर्स है तो 1/3 ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.66 और 2 विच एवर इज हायर, 2 हो गया कोरम। अगर मान के चलो सिर्फ 3 डायरेक्टर्स हैं तो भैया 1/3 ऑफ 3 और 2 विच एवर इज हायर, तो हायर क्या है, तो कोरम क्या हो गया भाई, 2 डायरेक्टर तो कम से कम होने चाहिए ना, बंदा कोई दीवारों से थोड़ी ना बात करेगा, डिस्कशन करेगा, राइट। हाँ जी, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर शैल बी द कोरम फॉर अ मीटिंग। डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग इन पर्सन, फिजिकली और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। For the purpose of determining the quorum, participation by the director through video conferencing or other audio visual means shall be counted। तो कुल मिला के चाहे बंदा पर्सनली प्रेजेंट हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहा है, दोनों ही केस में प्रेजेंस मानी जाएगी। ठीक है जी, तो इतनी सी डिटेल थी आपके कोर्स में विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड मीटिंग। आ जाइए जी, अब नेक्स्ट है हमारा जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बार तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ही तरह की मीटिंग होती है, या तो बोर्ड मीटिंग होगी या मीटिंग ऑफ मेंबर्स होगी, शेयर होल्डर्स या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, राइट। तो जी जो जनरल मीटिंग है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एनुअल जनरल मीटिंग हो गई और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहता है, अगर हम मेंबर्स की बात करें तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर अदर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कहता है जी ये मीटिंग रिक्वायर्ड क्यों है। सबसे पहली बात तो जनरल मीटिंग क्यों रिक्वायर्ड है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया पहली चीज़ तो बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्टर्स को मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। जैसे अगर कंपनी का नेम चेंज करना है तो डायरेक्टर्स अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते, पहले तो डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसीजन लेंगे और जो भी नेम वो फाइनल करेंगे फिर उस नेम के लिए, न्यू नेम के लिए मेंबर्स की मीटिंग कॉल की जाएगी। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज करनी है तो डायरेक्टर्स पहले अपनी मीटिंग में डिसीजन लेंगे, फिर मेंबर्स की कंसेंट के लिए मेंबर्स की मीटिंग कॉल की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पर मेंबर्स से अप्रूवल लेनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये। और एनुअल जनरल मीटिंग का भी मैं लॉजिक बता चुका हूँ, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, लॉजिक वही है। कहता है इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस रियल ओनर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी but members appoint directors collectively known as board of directors to manage the business of the company on their behalf। डायरेक्टर्स मेंबर्स के बिहाफ पर ही कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट। फॉर दिस पर्पस डायरेक्टर्स आर प्रोवाइडेड विद लॉट्स ऑफ पावर्स टू टेक जनरल एंड स्पेशल डिसीजंस। डे टू डे बिजनेस के अंदर डायरेक्टर्स ही कंपनी को डायरेक्ट करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप चेक It is important to keep check on the working of the directors so that directors shall not misuse their power for their personal benefits। तो भैया ये चेक कैसे रखा जाएगा। कहता है चेक रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भैया डायरेक्टर्स को कुछ मेजर डिसीजंस के लिए मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। दूसरी चीज़, हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्लेस सम रिपोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स के सामने रिपोर्ट रखेंगे जिसे हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी सो दैट मेंबर कैन असेस वेदर द कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, कौन कॉल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करते हैं, आर रिक्वायर्ड टू कॉल द जनरल मीटिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आ जाइए, सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 96 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा सेक्शन 96 को। मीटिंग के जो सेक्शंस हमने पढ़े 173, 174, 96 ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। व्हाट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग, आई थिंक ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको समझ भी आ चुका होगा। एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एवरी कंपनी, सिर्फ किसे रिक्वायर्ड नहीं है AGM की, कहता है 1 पर्सन कंपनी को, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। 1 पर्सन कंपनी केस में सिर्फ एक ही मेंबर होता है और एक मेंबर क्या मीटिंग करेगा, क्या अपने आप से डिस्कस करेगा, राइट। उसके अलावा एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ओनली वन लिखा हुआ है। तो मैंने भी आपको यही बताया था ना कि साल में एक तो होगी AGM,
एक तो होगी एजीएम, और एजीएम के अलावा अगर कोई भी मीटिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीटिंग ऑफ मेंबर्स अदर देन एजीएम, तो उसे क्या बोलते हैं, ईजीएम। तो साल में सिर्फ एक ही एजीएम होगी, उसके अलावा कोई भी मीटिंग होती है उसे क्या बोलेंगे, ईजीएम। ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ओनली वन एजीएम इन एवरी कैलेंडर ईयर एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जिस कैलेंडर ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में एजीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होती है, शायद कंपनी के मेंबर्स के पास डिस्कस करने के लिए इतना मैटर ना हो। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा हर कैलेंडर ईयर में कंपनी को कम से कम एक एजीएम करनी होती है, राइट। इट मीन्स अ कंपनी कैन नॉट होल्ड मोर देन वन एजीएम इन एनी कैलेंडर ईयर। Basic motive of AGM is to give an opportunity to all the members of the company to know about and discuss the annual working of the company. In AGM, along with the other business like declaration of dividend, board of directors of the company places बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने नज़रिए से सारी रिपोर्ट मेंबर्स को देते हैं कि भैया कंपनी की क्या वर्किंग रही, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या बिजनेस रहा, क्या रिस्क प्रोफाइल रहा, कंपनी के कौन से एम्प्लॉयज़ को, मतलब कुछ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है जिनकी डिटेल देनी पड़ती है, जो हाईली पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफिकली उसके अंदर कहते हैं जी देखिए जो कंपनी के अकाउंट्स बने हैं, अकाउंट्स को बनाते हुए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं एंड अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। तो कुल मिला के हम जो आपके सामने एनुअल रिपोर्ट रख रहे हैं उसमें हमने सब कुछ सच सच बताया है आपको। और उसके अलावा एक ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है, जो कंपनी का ऑडिटर है वो अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के देता है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी जो दिखाई जा रही है रिपोर्ट्स के अंदर वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, राइट। विच हेल्प्स द मेंबर्स टू लर्न अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। आ जाइए जी, कहता है एजीएम में कौन कौन सी बेसिक ट्रांजैक्शन होती है। बेसिक का मतलब मान के चला जाएगा कि भैया ये तो सबको पता है, ये वाली जो ट्रांजैक्शंस है ना सबको पता है कि किसी भी एजीएम में ये 4 ट्रांजैक्शंस तो होगी। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑर्डिनरी बिजनेस। क्यों, क्योंकि ये सबको पता है कि ये बिजनेस तो ट्रांजैक्ट होंगे ही होंगे कंपनी की एजीएम में। इन 4 के अलावा अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाए एजीएम के में तो उसे बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। इन 4 बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाए एजीएम में, कोई और मैटर रिजॉल्व किया जाए एजीएम में, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। ठीक है, आप उसे मैटर कह सकते हैं, आप उसे बिजनेस कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये 4 कौन कौन से हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेसेस। सबसे पहली चीज़, पूरे साल कंपनी ने क्या काम किया, कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट रखी है, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट रखी है, मेंबर उसको कंसीडर करेंगे, देखेंगे। उसमें कोई मेंबर को डाउट होगा तो पूछेंगे, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसकी क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, राइट। फिर जी दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री टू पे डिविडेंड, इसका क्या मतलब हुआ, कहता चाहे कंपनी मेंबर्स की है, चाहे रियल ओनर्स मेंबर हैं, बट डिविडेंड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि दे आर द बेस्ट पर्सन्स टू डिसाइड वेदर टू होल्ड द प्रॉफिट फॉर फ्यूचर यूज, फॉर री-इन्वेस्टमेंट, फॉर अनसर्टेनिटीज, और टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द मेंबर्स, राइट। बिजनेस अल्टीमेटली इन लोगों को संभालना है, कंपनी का, कंपनी को डायरेक्ट इन लोगों को करना है, बिजनेस की ग्रोथ इन लोगों के जिम्मे है। तो भैया यही लोग, कंपनी लोग कहते हैं यही लोग डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अमंग द मेंबर्स, या प्रॉफिट को होल्ड करके रखा जाए इन द फॉर्म ऑफ फ्री रिजर्व्स या जनरल रिजर्व्स, राइट।
तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करना चाहे तो। मेंबर्स कांट डिमांड डिविडेंड, ये याद रखिएगा, मेंबर्स कांट डिमांड डिविडेंड। आपकी कंपनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, फिर भी यू कांट डिमांड डिविडेंड। ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिसाइड वेदर टू गिव द डिविडेंड और नॉट। ठीक है। फिर जी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। रिटायरिंग डायरेक्टर्स का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 152 के अंदर प्रीवियस क्लासेस में, राइट। तो जो डायरेक्टर रिटायर होता है उसके प्लेस पर हमने पढ़ा दूसरे को भी अपॉइंट किया जा सकता है, रिटायरिंग डायरेक्टर को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो वो वाला जो मैटर है वो रिजॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा हर साल ऑडिटर को मतलब दोबारा से अपॉइंट किया जाता है, प्लस उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स की जाती है हर साल। तो एक वो मैटर डिस्कस किया जाएगा। ठीक, जो एक कंपनी का ऑडिटर होता है इसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है जी। तो ये 4 मैटर्स है। सबसे पहला कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो आपको याद ही रहेगा भाई, मेंबर्स क्या करने आए हैं साल में, जो एक मीटिंग बुलाई गई है यही तो करने आए हैं कि दिखाओ जी हमें कि पूरे साल कंपनी ने क्या किया, पूरे साल आपने क्या किया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हमारी कंपनी है, क्या रिस्क प्रोफाइल है, सब कुछ दिखाओ जी हमें, राइट। तो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर। दूसरा डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग बाय रोटेशन, क्योंकि ये भी नॉर्मल काम है ना, हर साल डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, उनके प्लेस पर या तो उन्हीं को रीअपॉइंट किया जाएगा या किसी और को अपॉइंट किया जाएगा, तो ये भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। चौथा अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ये भी एक हर साल का ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। तो इन 4 बिजनेस को बोलेंगे हम ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा एजीएम में कुछ भी रिजॉल्व किया जाएगा, कुछ भी रिजॉल्व किया जाएगा इसके अलावा, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। मतलब मिस्टर एक्स को एज डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, मिस्टर एक्स रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं थे, बल्कि मिस्टर एक्स को एज डायरेक्टर, एक अलग से बंदे को एज डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो इसमें कवर होएगा। द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें क्या कवर हो रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। जो रिटायर हो रहे हैं उसके प्लेस पर अगर किसी को अपॉइंट किया जाएगा तो ऑर्डिनरी बिजनेस, लेकिन अगर जो रिप्लेस हो रहे हैं उसके प्लेस पर किसी को अपॉइंट किया जा रहा है, उसके अलावा भी किसी और को अपॉइंट किया जा रहा है, तो जो उसके अलावा किसी और को अपॉइंट किया जा रहा है दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाए इन 4 बिजनेसेस के अलावा, उसे क्या मान के चला जाएगा, स्पेशल बिजनेस। और ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया? कहता है क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। सबको पता है भैया ये ट्रांजैक्शन की जाएगी, एजीएम का केस है तो। लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस है तो जो नोटिस जाएगा मेंबर्स को, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कि भैया इस दिन कंपनी की 5th या 6th एनुअल जनरल मीटिंग है, ये नोटिस जाएगा ना मेंबर्स को, तभी तो मेंबर्स मीटिंग अटेंड करने आएंगे। कहता है जी मीटिंग नोटिस के साथ साथ हर स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे अगर कंपनी को अपना नेम चेंज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि कंपनी का नेम चेंज होना चाहिए, तो मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, तो भैया नोटिस के अंदर बकायदा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाएगी कि क्यों कंपनी का नेम चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो हर स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। इन एन AGM मेंबर्स आर अलाउड टू डिस्कस एनी मैटर। देखिए डिस्कशन तो किसी भी मैटर के ऊपर की जा सकती है। जब मेंबर्स मिलेंगे, मिल के आपस में कुछ ना कुछ तो डिस्कस करेंगे, तो डिस्कशन इज अलाउड ऑन एनी मैटर। लेकिन डिसीजन नहीं लिया जा सकता किसी भी मैटर के ऊपर जब तक वो मैटर ऑलरेडी नोटिस में ना दिया गया हो, जब तक वो मैटर ऑलरेडी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में ना दिया गया हो। क्यों? खड़े पाओ, मान के चलो मैं आपको बुला लेता हूँ, आ जाओ जी मीटिंग है, आप कहते हो कि क्या मैटर डिस्कस किया जाएगा, क्या मैटर रिजॉल्व किया जाएगा, मैं कहता हूँ यहीं पर आ जाओ, यहीं बताऊँगा। आप मीटिंग में आ जाते हो और मैं आपको कहता हूँ जी कंपनी का नेम चेंज करना है। अब खड़े पाओ आप डिसीजन ले पाए ना ले पाए, आप में खुद में इतनी समझ है डिसीजन लेने की या नहीं है,
तो भैया लोग कहता है नहीं भैया आप खड़े पाओ डिसीजन लेने के लिए नहीं कह सकते, डिस्कस कर सकते हैं कोई भी मैटर, बट डिसीजन लेना है तो नोटिस में आपको लिखना पड़ेगा कि भैया ये पर्टिकुलर मैटर है जो हमें रिजॉल्व करना है। बंदा अपने घर से सोचकर समझकर माइंड मेकअप करके आएगा, जिनको समझ नहीं है वो पढ़े लिखे समझदार लोगों से पूछ के आएगा कि इस केस में मुझे हाँ करनी चाहिए ना करनी चाहिए, चीज़ों को समझ के आएगा, राइट। तो कहता है डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन किसी भी मैटर पे कर सकते हैं, बट ओनली दोज मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड। रेजोल्यूशन सिर्फ कौन से मैटर्स का हो सकता है, डिसीजन किस मैटर्स पे लिए जा सकते हैं, विच आर स्टेटेड इन द नोटिस ऑफ एजीएम। क्लियर है जी। आज जब सेक्शन 96 के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेक्शन 96 में क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो सब जनरल था, अब सेक्शन 96 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी शैल होल्ड एजीएम इन ईच ईयर, ईयर का मतलब यहाँ पर कैलेंडर ईयर, इसका मतलब वन पर्सन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम, ठीक है। टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कहता है जी 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम गैप हो सकता है, मैक्सिमम 15 मंथ्स का। तो टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 मंथ्स का गैप हो सकता है, पहली कंडीशन। व्हेन टू होल्ड एजीएम ड्यूरिंग द ईयर, कहता है इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम द फर्स्ट एजीएम ऑफ एवरी कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, therefore it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation। तो जी दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर फर्स्ट एजीएम है तो विद इन 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और अगर सब्सिक्वेंट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम को छोड़कर कोई भी एजीएम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो उस केस के अंदर कहता है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, विद इन 6 मंथ्स, ठीक। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन क्या है, कहता है हर साल एक एजीएम होनी चाहिए, वन एजीएम एवरी कैलेंडर ईयर, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई, कहता है टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स, गैप बिटवीन 2 AGM मैक्सिमम 15 मंथ्स। और तीसरी कंडीशन क्या बताई, कहता है जी फर्स्ट एजीएम के केस में विद इन 9 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में कहता है सेकंड है, थर्ड है, कोई भी है, सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अभी फर्स्ट एजीएम को छोड़ देते हैं, फर्स्ट एजीएम को छोड़ के बाकी एजीएम्स का केस देखते हैं। अगर मान के चलो जो सेकंड एजीएम है कंपनी की वो हुई थी 27 जुलाई 2019 को, तो पहली कंडीशन के हिसाब से 2019 में तो एक एजीएम हो चुकी, तो दूसरी एजीएम कब तक होनी चाहिए पहली कंडीशन के हिसाब से, ये मान के चलो 31 दिसंबर 2020, ठीक है। और ये है हमारे पास
1 Jan 2020। तो कहता है 2019 में तो एक एजीएम हो चुकी, तो पहली कंडीशन के हिसाब से 2020 में एक एजीएम होनी चाहिए। मैक्सिमम कब तक? 31 दिसंबर 2020 तक। तो पहली कंडीशन कि इस ड्यूरेशन में एक एजीएम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कहता है विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक, अब जी 6 मंथ्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं हमारे पास? मान के चलिए जी ये हमारा 1 अप्रैल है, तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो जी यहाँ से लेकर विद इन 6 मंथ्स कह रहा है ये। सिक्स मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो कहता है जी यहाँ के बीच में एक एजीएम जरूर होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एजीएम जरूर होनी चाहिए सेकंड कंडीशन के हिसाब से। और थर्ड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एजीएम में और सेकंड एजीएम में 15 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। तो जी 15 मंथ्स कब बैठेंगे? कहता है 27 जुलाई से लेके 27 जुलाई 12 मंथ्स हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 27 अक्टूबर के यहाँ पर जाके बैठेगा। इस ड्यूरेशन में एक एजीएम जरूर होनी चाहिए। ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। तो कॉमन पार्ट क्या है जो तीनों कंडीशन के अंदर आ रहा है? यह कॉमन पार्ट जो तीनों कंडीशन का हिस्सा बन रहा है। इसका मतलब कि इस ड्यूरेशन में एजीएम जरूर होनी चाहिए। तो आपको तीनों कंडीशन देखनी है। उन तीनों कंडीशन में जो कॉमन पार्ट आ रहा है उस ड्यूरेशन, मतलब ये कॉमन पार्ट जो है हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इस ड्यूरेशन में एजीएम करते हैं तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, जो कि कहती है जी देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक फर्स्ट, मतलब 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में एक एजीएम होनी चाहिए। तो यहाँ हो रही है जी एजीएम। दूसरी कंडीशन क्या है? कहता है जी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर, मतलब 30 सितंबर 2020 तक एक एजीएम होनी चाहिए। तो यहाँ हो रही है एजीएम। तीसरी कंडीशन क्या है कि दो एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पर हो रही है एजीएम। तो ये जो कॉमन एरिया आएगा वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पर आप एजीएम करेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 सितंबर 2020 तक अगर आप एजीएम करते हैं किसी भी डे में तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। राइट, तो तीनों कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होती है। अगर हम फर्स्ट एजीएम की बात करें तो मान के चलो जी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है मान के चलो 15 दिसंबर 2019 को, इस डेट को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ये हमारे पास आ गया 1 अप्रैल। अब जी पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है लॉजिकली? कहता है जी 15 दिसंबर 2019 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होएगा यहाँ पर 31 मार्च। ठीक है, तो फर्स्ट एजीएम के केस में क्या पहली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है 1 एजीएम एवरी ईयर? कहता है नहीं जी, इसका मतलब इस यहाँ पर एजीएम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2019 में एजीएम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, मान के चलो ये है हमारा 1 जनवरी 2020, तो यहाँ पर एजीएम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक,
अब जी दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, गैप बिटवीन टू एजीएम 15 मंथ्स, ये एप्लीकेबल है फर्स्ट एजीएम के केस में? द आंसर इज नो, क्योंकि पहली एजीएम है तो गैप देखने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका मतलब सिर्फ तीसरी कंडीशन एप्लीकेबल होती है फर्स्ट एजीएम के केस में। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, कहता है जी विद इन 9 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2020 को, तो यहाँ से लेकर विद इन 9 मंथ्स मतलब 31 दिसंबर 2020। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आप एजीएम करते हैं तो इसका मतलब यू आर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस। ठीक, लेकिन अगर मान के चलो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 जनवरी को, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 जनवरी को, तो कंपनी लॉ ने कहा यार 1 जनवरी को या इसके बाद, 1 जनवरी या इसके बाद मतलब यहाँ तक 31 मार्च तक, कहता है अगर इस ड्यूरेशन में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, इफ कंपनी इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग या बिटवीन 1 जन टू 31 मार्च, तो कहता है ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट है, इस टाइम पीरियड में क्या कंपनी की वर्किंग हुई होगी। तो लोग कहता है हम मान के चल रहे हैं नथिंग टू डिस्कस। अभी क्या वर्किंग हुई होगी कंपनी की जिसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई जाए, तो लोग मान के चल रहा है नथिंग टू डिस्कस। तो लोग कहता है भैया उस केस के अंदर आप इसको फर्स्ट क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं मानेंगे, क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं मानेंगे, बल्कि इससे अगला जो क्लोजर होगा मतलब 31 मार्च 2021 का जो क्लोजर होगा उसको आप अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजर मानेंगे। चाहे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फाइनेंशियल ईयर यहीं क्लोज हो रहा है, लेकिन कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज मानेंगे, अगले वाले फाइनेंशियल ईयर को मतलब 31 मार्च 2021 को, और इसके 9 मंथ्स के अंदर आपको फर्स्ट एजीएम करनी है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा प्रोविजन को। According to section 96 subsection 1, first AGM shall be held within 9 months from the closure of the first financial year. According to section 96 subsection 1, ये conditions भी हम देख चुके हैं। अब जी फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, कहता है इन रिलेशन टू एनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st day of March every year, right? But कहता है इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st day of January ऑफ अ ईयर। तो अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है इस ड्यूरेशन में ऑन और आफ्टर 1st day ऑफ द जनवरी अप टू 31 मार्च, इस ड्यूरेशन में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उस केस में द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day ऑफ मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर, तो आप इस ईयर का जो 31 मार्च है उसे क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं मान के चलेंगे, बल्कि फॉलोइंग ईयर का मतलब अगले ईयर का जो 31 मार्च है उसको क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मान के चलेंगे, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 9 मंथ्स के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम करनी है। ठीक है, तो जी ये जो कंडीशंस है ना, ये तीन कंडीशंस किस केस में एप्लीकेबल है, कहता है सब्सिक्वेंट एजीएम में, फर्स्ट के बाद वाली एजीएम्स में। लेकिन फर्स्ट एजीएम केस में सिर्फ एक ही कंडीशन एप्लीकेबल है, वो है ये। ठीक है, और इसमें फर्स्ट एजीएम केस में भी कहता है फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर कब माना जाएगा, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में,
तो कहता है जी अगले वाला। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है इस ड्यूरेशन में तो भी यही वाला। भाई अगर मान के चलो 1 अप्रैल को हो रही है तो वही 31 मार्च 2021, और अगर आपकी 1 जनवरी 2020 को हो रही है तो आपको 31 मार्च 2020 कंसीडर नहीं करना। इस वाले एरिया में कहीं भी हो रही है तो ये वाला कंसीडर नहीं करना, बल्कि यही वाला कंसीडर करना है। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने देखे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट एजीएम का एग्जाम्पल है, अदर देन फर्स्ट एजीएम का एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो एजीएम कब होल्ड करनी है, आई थिंक ये क्लियर है। अब जी नोटिस ऑफ एजीएम कहता है जी, नोटिस ऑफ एजीएम में क्लियर कट लिखोगे कि दिस इज एजीएम, नोटिस ऑफ एजीएम। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसे एनुअल जनरल मीटिंग की जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज द मीटिंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एजीएम। अच्छा, किसी वजह से आप ये जो टाइम पीरियड बताया गया है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मीटिंग नहीं कर पा रहे, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मीटिंग नहीं कर पा रहे, 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग मीटिंग नहीं कर पा रहे। लेट्स से आपको जो मीटिंग करनी थी लास्ट 30 सितंबर तक करनी थी पर आप नहीं कर पा रहे, आपके अकाउंट्स तैयार नहीं है, जो भी रीज़न है, ठीक। तो उस केस के अंदर आप आरओसी को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अब ये कोविड का आउटब्रेक आ गया तो आप मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि भैया इकट्ठा करना अलाउड नहीं है, लॉकडाउन है, राइट। तो वहाँ आप आरओसी को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई साहब कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई है जो हमारे हाथ से बाहर है, हम विद इन द टाइम फ्रेम मीटिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। तो उस केस में आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है, बट वो एक्सटेंशन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकती है, 3 मंथ्स के लिए। एक्सटेंशन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकती है, 3 मंथ्स के लिए। बट ये जो एक्सटेंशन वाला प्रोविजन है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में तो 6 मंथ्स की जगह आपको ऑलरेडी कितना टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट एजीएम केस में तो आपको ऑलरेडी 9 मंथ्स दे रखे हैं आफ्टर द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कहता है ये जो एक्सटेंशन है फर्स्ट एजीएम के केस में अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आरओसी को लगता है सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आरओसी मे एक्सटेंड, ठीक है। या मे लिखा हुआ है, मे एक्सटेंड, और यहाँ लिखा हुआ है शैल नॉट एक्सटेंड, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स के एक्सटेंशन, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आ जाओ जी, फिर है डे ऑफ एजीएम। कहता है किस दिन एजीएम कॉल की जा सकती है, तो लोगों ने कहा किसी भी दिन एजीएम कॉल कर सकते हैं, बस वो दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे कौन सा होता है, विच इज़ डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या संडे नेशनल हॉलीडे है, द आंसर इज नो, संडे इज नॉट नेशनल हॉलीडे। क्या 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे है, द आंसर इज यस। क्या 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे है, द आंसर इज यस। क्या 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे है, द आंसर इज यस, राइट। तो नेशनल हॉलीडे का मतलब अ हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज नेशनल हॉलीडे, दैट्स ऑल। टाइम ऑफ एजीएम कहता है जी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ही आपको एजीएम कॉल करनी है। ऐसा नहीं रात को 12 बजे एजीएम कॉल करके बैठ के, ताकि कोई मेंबर आ ही ना पाए, कोई सवाल पूछ ही ना पाए, राइट। तो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, और बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं वो भी लिख दिया है। कहता है 9 AM to 6 PM, 9 से 6 के बीच में ही आपको एजीएम करनी है। अगर 6 बजे तक आपका सारा काम पूरा नहीं हो पाता तो एजीएम को फिर दोबारा से स्टार्ट कीजिए, जिसे हम कहते हैं अर्जेंटमेंट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। मान के चला जाएगा कि मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, मीटिंग सिर्फ फॉर द टाइमिंग रुक गई है क्योंकि टाइम पीरियड 6 हो चुका है, और दोबारा से मीटिंग स्टार्ट की जाएगी अगले दिन, मतलब जो भी डिसाइड किया जाएगा दिन। अगर डिसाइड नहीं किया जाएगा तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे ऑटोमेटिकली मान के चला जाएगा कि मीटिंग दोबारा से कंटिन्यू होगी। जैसे कहते हैं ना, दिस कोर्ट इज़ अर्जेंट, मतलब अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है बट कोर्ट का टाइम ख़त्म हो गया है तो नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। इसी तरह अगर इस ड्यूरेशन में आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं होती, सारे मैटर्स रिजॉल्व नहीं होते, तो मीटिंग विल बी अर्जेंट।
तो स्पेसिफिकली डिसाइड किया जाएगा कि इस दिन दोबारा से मीटिंग होगी। अगर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया जा रहा है तो मान के चला जाएगा नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस मीटिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, मीटिंग विल कंटिन्यू। ठीक है। प्लेस ऑफ मीटिंग, एजीएम कहाँ पर बुलाई जा सकती है? तो लोगों ने कहा जी देखिए सीधी सी बात ये है कि हर इंसान जब कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो देखता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस जा सके, ये सोचकर ही वो इन्वेस्ट करता है। तो जी जो मीटिंग की जाएगी वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही की जाएगी। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस इतना बड़ा नहीं है जहाँ पर आप एजीएम कंडक्ट कर सको, आपको लगता है हज़ारों शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करने आएंगे और हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, तो लो ने कहा जी सेम सिटी टाउन या विलेज जहाँ भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी सिटी टाउन या विलेज में आपको अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए। कोई भी हॉल बुक करवाइए, कुछ भी बुक करवाइए, बट विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज in which the registered office of the company is situated। अब यहाँ पर जो छोटी कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उस केस में लो ने थोड़ी सी छूट दे दी। लो ने कहा कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन सारे शेयर होल्डर्स से कंसेंट ले ली जाए, सारे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले ली जाए इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी तो इन राइटिंग ही हो गया, बाय ईमेल, बाय एसएमएस, जो भी है। ठीक है, सारे ऑल एडवांस में कंसेंट ले ली जाए। तो कहता है एनी अदर प्लेस पे मीटिंग हेल्ड की जा सकती है बट विद इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी मीटिंग हेल्ड की जा सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि एजीएम कैन नॉट बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया, किसी भी केस में कांट बी held outside India, can be held outside the city, town or village where the registered office of the company is situated, only in case of unlisted company, only when the consent of all the members has taken by the company in writing। ठीक है, अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग होगी या रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी टाउन विलेज में उस सिटी टाउन विलेज में ही मीटिंग होगी। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में या किसी पर्टिकुलर कंपनी के केस में प्रोविजंस एग्जम्प्ट कर सकती है बाय स्पेशल नोटिफिकेशन या जनरल नोटिफिकेशन। हाँ जी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव सच अदर प्लेस फॉर होल्डिंग एजीएम इफ द प्लेस इज अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। कहता है जी सेक्शन 8 कंपनी के केस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में कहता है पहले से ही ये डिसाइड किया जा सकता है, टाइम, डेट, प्लेस ऑफ एजीएम पहले से ही डिसाइड की जा सकती है, बिफोर हैंड डिसाइड किया जा सकता है by the board having regard to the directions if any given in this regard by such company in the general meeting। तो पहले से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि भैया आज वाली पहली एजीएम इस यहाँ पर होएगी, दूसरी एजीएम यहाँ पर होएगी, तीसरी एजीएम यहाँ पर होएगी। तो ये सेक्शन 8 कंपनी केस में ये एग्जम्पशन दी हुई है। ठीक है, तो ये सारा आपका एजीएम से रिलेटेड था। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, हर कंपनी को साल में एक एजीएम करनी जरूरी है एक्सेप्ट 1% कंपनी। जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उस ईयर में एजीएम नहीं करेगी तो भी काम चल जाएगा। दूसरी चीज़, 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, फर्स्ट एजीएम के केस में विद इन 9 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी जनवरी से लेकर मार्च में इनकॉर्पोरेट हो रही है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजर अगला माना जाएगा। ठीक है, और सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नोटिस ऑफ एजीएम में स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि भैया ये एजीएम का नोटिस है, मतलब ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है दिस इज़ एजीएम, अदरवाइज मीटिंग एजीएम नहीं मानी जाएगी। अगर किसी वजह से विद इन द टाइम फ्रेम हम जनरल मीटिंग नहीं कर पा रहे, एजीएम नहीं कर पा रहे, तो वी कैन अप्रोच टू आरओसी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम। दिस एक्सटेंशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ फर्स्ट मीटिंग बट in case of subsequent meeting ROC may, registrar may extend the time but maximum कितना, maximum 3 months। ठीक है, डे कहता है नेशनल हॉलीडे को छोड़कर कोई भी
किसी भी डे पर एजीएम कॉल की जा सकती है। टाइम विद इन बिजनेस आवर्स जो कि 9 to 6 है। प्लेस ऑफ मीटिंग कहता है इन जनरल रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए कंपनी के एजीएम। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में स्पेस नहीं है तो विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अनलिस्टेड कंपनीज के केस में कहता है जी पूरे इंडिया में कहीं भी एजीएम की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले से सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी इन राइटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है इन सारे प्रोविजन से। सेक्शन 8 कंपनी के केस में हमने देखा कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि पहली एजीएम यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, हर बार डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए जी, अगर कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम नहीं कर रहे किसी भी वजह से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है यार हमने काम तो कुछ किया ही नहीं, मेंबर्स की मीटिंग करेंगे तो वो हमारे जूते मारेंगे, अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, हमें अपनी पोस्ट से हटा देंगे, इसलिए जानबूझ के वो एजीएम ही कॉल नहीं कर रहे। तो जी इस केस में मेंबर्स के पास क्या ऑप्शन है? मेंबर्स ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो मेंबर्स ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। ट्रिब्यूनल क्या होती है वो डीपली समझाऊंगा, फिलहाल के लिए मान के चलिए लाइक कोर्ट। NCLT बनाई हुई है, मेंबर्स अपनी कंप्लेंट लेकर NCLT के पास जा सकते हैं। तो इस केस में भी अगर कंपनी मीटिंग होल्ड नहीं कर रही है तो मेंबर्स ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल में कहता है ट्रिब्यूनल चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर, इवन एक सिंगल मेंबर की एप्लीकेशन पे कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है टू कॉल द मीटिंग, या फिर कह सकता है कि ठीक है भैया अगर कंपनी मीटिंग नहीं कॉल कर रही है तो मेंबर्स खुद मीटिंग कॉल कर ले, और उस केस में अगर एक सिंगल मेंबर भी प्रेजेंट होगा मीटिंग में तो वो मीटिंग भी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। जब ट्रिब्यूनल ने कंपनी को कह दिया कि भैया मीटिंग कॉल करो, कंपनी फिर भी मीटिंग कॉल नहीं कर रही है तो मेंबर खुद से मीटिंग कॉल कर सकते हैं, और उस केस में अगर एक सिंगल मेंबर भी प्रेजेंट होगा मीटिंग में तो भी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, और उस मीटिंग में जो भी वो मेंबर डिसाइड करेगा मान के चला जाएगा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिसाइड हुआ है, ठीक है जी। अगर कंपनी ने एजीएम नहीं करी एज पर सेक्शन 96 या फिर एज पर सेक्शन 97, कंपनी ने ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी, तो उस केस में अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया या कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच may extend to 1 lakh rupees, and in case of continuing default with a further fine which may extend to 5,000 rupees for every day during which such default continues। तो मान के चलो कंपनी को एजीएम करनी थी 30 सितंबर तक, बट कंपनी ने एजीएम नहीं करी, तो भैया 1 लाख रुपए तो फाइन लग ही गया। उसके बाद कंपनी ने एजीएम करी लेट से 10 अक्टूबर को, तो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये फाइन कंपनी के ऊपर लगता जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 10 दिन का 50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये कंपनी को फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा था मीटिंग से रिलेटेड, जिसमें हमने बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग दोनों कवर कर लिया। आई थिंक आपकी कंपनी लॉ की एक क्लास और लगेगी, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आई थिंक आपका एथिकल डिलेमा और एथिक्स वगैरह ये और रह रहा है, एक क्लास में और हो जाना चाहिए आपका कंपनी लॉ कंप्लीट। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टेक केयर।